दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 11 मई और 12 मई का एक साथ देखेंगे क्योंकि कल किसी कारणवश वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था। तो चलिए शुरू करते हैं 11 और 12 मई के करंट अफेयर्स। 11 मई को दोस्तों एक महत्वपूर्ण दिन होता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। भारत के लिए गौरव का दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण जो दूसरी बार हुआ था भारत का, वो हुआ था। वैसे इसके पहले भी 18 मई 1974 को भी परमाणु परीक्षण लाफिंग बुद्धा के नाम से हो चुका था। वो नाम दिया गया था उस सीक्रेट मिशन को। लेकिन दोस्तों उसमें हुआ क्या, उसमें भारत ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित नहीं किया था, बल्कि भारत ने यह घोषणा की थी कि ये जो परीक्षण है वो शांति के उद्देश्यों के लिए है। शांति के उद्देश्य मतलब ऊर्जा आदि जरूरतों को पूरा करने के लिए है। जबकि 1998 में बाकायदा भारत ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित किया। इसके साथ ही भारत ने अपनी परमाणु नीति जो कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है वो भी घोषित कर दी। तो 11 मई 1998 के दिन भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। इसी को याद करने के लिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पोखरण राजस्थान में 11 मई को कुल जो परीक्षण हुआ था दूसरी बार, उसमें कुल 5 परीक्षण हुए थे, जिसमें से 3 परीक्षण 11 मई को एवं 2 परीक्षण 13 मई को किए गए थे। 11 मई को आयोजित परीक्षण में 5.3 रिक्टर पैमाने पर भूकंपी कंपन दर्ज करते हुए 3 परमाणु विस्फोट किए गए। तभी से भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने की शुरुआत की गई। एक खास बात इसकी ये थी कि इसमें न सिर्फ परमाणु बम बल्कि हाइड्रोजन बम का परीक्षण भी किया गया, अर्थात संलयन भी प्रक्रिया, विखंडन के साथ साथ नाभिकीय संलयन का भी यहाँ पर प्रदर्शन हुआ। वर्ष 1999 से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने की शुरुआत हुई, मतलब नेक्स्ट ईयर से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष इस दिन का आयोजन किया जाता है। प्रधानमंत्री ने एक बढ़िया सफल नारा भी दिया था, आपको पता होगा, जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान भी जोड़ दिया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2021 की जो थीम या विषय है वो क्या है, एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये याद रखिएगा। चीनी रॉकेट जो लॉन्ग मार्च 5B है, जो एक बड़ा अभियान था चीन का स्पेस शटल को स्थापित करने के लिए, जो एक बड़ी कड़ी साबित होने वाला था, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, वो हिंद महासागर में अर्थात भारत के ठीक चरणों में आकर के गिर गया। तो हाल ही में एक चीनी रॉकेट के अवशेष हिंद महासागर में गिर गए हैं। इसका काफ़ी मीम्स भी आपने देखा होगा कि चाइना जो है मजाक उड़ा रहा था भारत में लाशों का। देखो प्रकृति की जो है, प्रकृति का न्याय कि चाइना जो है हिंद महासागर में अर्थात भारत के चरणों में आकर गिर गया। ठीक ही बात है। 28 अप्रैल 2021 को चीन ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया। यह रॉकेट चीन के स्पेस स्टेशन के तियाने कोर मॉड्यूल को लेकर गया था। तियाने कोर मॉड्यूल का वजन कितना था, 22.5 टन था, जो सबसे भारी अंतरिक्ष मॉड्यूल में से एक था। अंतरिक्ष मॉड्यूल क्या होता है, ठीक वैसा ही मॉड्यूल जैसा कि हम स्पेस शटल जैसा चाइना बनाना चाहता है, उसी का एक मॉड्यूल था और बहुत ही भारी था। इसने कक्षा में प्रवेश करने के लिए अपने स्वयं के प्रणोदन का उपयोग किया। हालांकि वायुमंडलीय ड्रैग के कारण पहला चरण क्षय होना शुरू हो गया। मालदीव के पास ये हिंद महासागर में रॉकेट गिरा। ई संजीवनी OPD, ये क्या है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। ई संजीवनी OPD ये भारत सरकार का प्रमुख टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, अर्थात मोबाइल में आपको परामर्श मिल जाएगा डॉक्टर से, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग का जो कार्यालय मोहाली में स्थित है, भारत सरकार के तत्वाधान में विकसित किया गया है। यह भारतीय नागरिकों को मुफ्त परामर्श प्रदान करता है। ठीक। लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही है। एक उग्रवादी संगठन है दोस्तों ये लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी, LRA। इसकी जो मुख्य गतिविधियां हैं आप देख सकते हैं, सूडान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, युगांडा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये के चारों तरफ जो है अर्थात बीच का जो हिस्सा है भाग आप देख रहे हैं कलर्ड, यहाँ पे इसकी गतिविधियाँ पाई जाती हैं। लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी एक विद्रोही समूह है जो उत्तरी युगांडा, दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य सहित
अफ्रीकी देशों में सक्रिय है। हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसले में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत ने युगांडा के एक पूर्व मिलिशिया नेता और लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी के कमांडर को मानवता के खिलाफ युद्ध अपराधों का दोषी पाए जाने के बाद 25 वर्ष जेल की सजा सुनाई, जिस कारण ये संगठन चर्चा में आया। टैक्सी बॉट, ये क्या है दोस्तों? टैक्सी बॉट अभी ये भी चर्चा में रहा काफ़ी। टैक्सी बॉट, जैसा कि इसमें देख रहे हैं, एक ड्राइवर है और इस टैक्सी बॉट में बैठा है। इसमें कुछ सेंसर लगे हुए हैं जिससे ये कनेक्ट कर देता है एरोप्लेन को, और जो एग्ज़िट पॉइंट है या फिर जहाँ पर लोग बैठते हैं जहाँ से, ठीक है, वहाँ पर ले जा सकता है एरोप्लेन को। टैक्सी बॉट इसका नाम है। भारत को इजराइल से ये प्राप्त हुआ है। तो एक सेमी रोबोटिक टावरलेस विमान चालन उपकरण है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ द्वारा ये इसको विकसित किया गया है। पायलट द्वारा ये नियंत्रित होता है। देखिए, आपने देखा वहाँ पे एक ड्राइवर बैठा था, पायलट। यह टर्मिनल गेट के से एक विमान को टेक ऑफ पॉइंट तक ले आ सकता है और लैंडिंग के बाद गेट पर वापस ले आ सकता है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने घोषणा की कि उसने टैक्सी बोर्ड के साथ विमान की सतत टैक्सिंग के 1000 आवाजाही को पूरा कर लिया है। ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन पेंडेमिक रिस्पांस, ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन पेंडेमिक रिस्पांस, ये दोस्तों यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की एक पहल है, एक साझेदारी है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की मिल करके, ठीक है, इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए। तो इससे क्या खबर आ रही है? तो ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन पेंडेमिक ने हाल ही में घोषणा की कि वह तत्काल कार्रवाई करने के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ मिलकर काम कर रही है। ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन पेंडेमिक रिस्पांस एक नई सार्वजनिक निजी साझेदारी है। यह यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित किया जाता है और बिजनेस राउंड टेबल द्वारा समर्थित है, लगभग जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल होते हैं। बिजनेस राउंड टेबल आपने कई बार नाम सुना होगा। लगभग 40 शीर्ष अमेरिकी कंपनियों ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन का पेंडेमिक रिस्पांस के गठन के लिए इन्होंने हाथ मिलाया है, लगभग 40 शीर्ष अमेरिकी कंपनियों ने, ठीक है। यह बल भारत को बड़े पैमाने पर कोविड-19 आपातकालीन राहत सामग्री प्रदान करेगा। इसका गठन संसाधनों को जुटाने और वितरित करने के लिए किया गया है। चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर इंडियन एक्शन ग्रुप का निर्माण इसका एक उद्देश्य है करना। यह समूह भारतीय लोगों की मदद करने के लिए व्यावहारिक जानकारी और विचार प्रदान करेगा। हाल ही में 3 भारतीय अमेरिकी भी इस बल में शामिल हुए। वे कौन है? गूगल के सुंदर पिचाई, डेलाइट से पुनीत रंजन और एडोब से शांतनु नारायण। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने हाल ही में घोषणा की कि यह भारत को $100 मिलियन की सहायता भेजेगी। हाल ही में तेलंगाना ने दोस्तों ग्लाइफोसेट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। किसने? तेलंगाना राज्य ने। ग्लाइफोसेट क्या है? तो एक विवादास्पद खरपतवार नाशक है। डायरेक्ट पूछ सकता है ग्लाइफोसेट क्या है, तो विवाद में रहने वाला अक्सर खरपतवार नाशक है, जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध है क्योंकि यह कैंसर कारक है और इसीलिए विवाद में रहता है। तेलंगाना हाल में इसमें जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। सऊदी अरेबिया ने हाल ही में भारत और किस देश से मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया? तो पाकिस्तान से एक पहल की है कि भारत पाकिस्तान में जो तनाव है, टेंशन है, उसको दूर किया सके। तो सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समेत लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए वार्ता के महत्व पर जोर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इमरान खान और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया। इस पर दोनों देश के बीच सहमति बनी है। हालांकि भारत ने अभी तक अपना रुख इस पर तय नहीं किया है। किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? तो नेपाल के हैं। नाम इनका क्या है? कामी रीता शेरपा। तो नेपाल के 52 वर्षीय कामी रीता शेरपा 7 मई को 25वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए। इस तरह उन्होंने इस पर्वत शिखर पर सबसे ज़्यादा बार पहुंचने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। कामी रीता शेरपा ने 24वीं बार इस पर्वत शिखर को 2019 में फतह किया था। अभी 2021 में उन्होंने 25वीं बार इसको फतह किया है। नेपाल के रहने वाले हैं।
अब 12 मई की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। चीन ने कोविड को हथियार बनाने पर चर्चा की थी। भी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, जिसने बड़ा विश्व के मानचित्र में एक बड़ा भूचाल सा ला दिया है। वो ये कि चाइना तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है, और वो विश्व युद्ध वो जैविक हथियार से लड़ेगा। और जो कोविड है, जो कोरोना वायरस है, उसी कड़ी में एक प्रयोग है चाइना का। तो चीन ने कोविड को हथियार बनाने पर चर्चा की थी, ये रिपोर्ट में सामने आया है। 2015 में लिखे गए एक चीनी दस्तावेज में कहा है कि सार्स वायरस का उपयोग जेनेटिक हथियार के नए युग के रूप में किया जाएगा। वायरस को कृत्रिम रूप से हेरफेर करके रोगजनक वायरस के रूप में बदला जा सकता है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि काफ़ी भ्रामक जानकारियाँ भी इस संदर्भ में काफ़ी लोगों ने दी हैं इंटरनेट पे। तो आप वो सब चीज़ें बिल्कुल मत पढ़िएगा, बिल्कुल उनको ध्यान में मत लाइएगा। बहुत सारे बहुत फेमस लोग हैं, वो बहुत गलत जानकारियाँ इससे संबंधित दे रहे हैं, जबकि उनको नहीं देना चाहिए। अगर आपको सिविल में लिखना है तो रिपोर्ट में जो बातें थी केवल वही आप लिखेंगे। विश्लेषण कर सकते हैं, उसका विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही फालतू बात उसमें लिख दो। तो 2015 में लिखे गए एक चीनी दस्तावेज में कहा गया है कि सार्स वायरस का उपयोग जेनेटिक हथियार के नए युग के रूप में किया जाएगा। वायरस को कृत्रिम रूप से हेरफेर करके रोगजनक वायरस के रूप में बदला जा सकता है। चीनी दस्तावेज का शीर्षक क्या था? तो द यूने नेचुरल origin of SARS and new species of man-made virus on bioweapons। ये चीनी दस्तावेज का शीर्षक था। बाकायदा वहाँ के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने मिलकर क्रिएट किया था इसको, इसलिए अथेंटिक है, ये अथेंटिक भी माना जा रहा है इस रिपोर्ट को। तो चीनी सैन्य वैज्ञानिक कोविड-19 महामारी से 5 वर्ष पहले सार्स वायरस को हथियार बनाने पर चर्चा कर रहे थे। ये सार्स फैमिली का ही एक वायरस है, आपको पता ही होगा। इस दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि तीसरे विश्व युद्ध को जैविक हथियारों से लड़ा जाएगा। प्रामाणिकता की बात अगर करें तो यह दस्तावेज पीएलए शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों द्वारा लिखा गया है। तो पीपुल लिबरेशन आर्मी है, पीएलए है चाइना का, उसके शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों द्वारा इसको लिखा गया था। दस्तावेजों की उत्पत्ति चीनी इंटरनेट में थी, जहां से इसको निकाला गया है। इस दस्तावेज का जिक्र आगामी पुस्तक व्हाट रियली हैपेंड इन वुहान में भी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया अगर देखा जाए तो रिपोर्ट जारी होने के बाद ब्राज़ील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इस कड़े बयान दिए हैं। यह देश गुस्से में है कि कोविड पर चीनी कार्रवाई केवल आर्थिक लाभ पर आधारित थी। अगर देखा जाए तो इसके रूप में चीन ने कई अपने जो है हित साधे हैं। एक सबसे बड़ा हित जो उसका BRA परियोजना है, जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है प्रोग्राम, उसको सफल बनाने के लिए उसको विश्व के कई देशों को कमज़ोर करने में काफ़ी मदद मिली है। अगर चाइना ने ऐसा जानबूझकर किया है तो, जो कि इस रिपोर्ट से लगभग ये बात पुष्ट भी हो जाती है कि चाइना ने ऐसा किया है, एक उद्देश्य के साथ किया है। तो समझ लीजिए कि चाइना कितना घातक है पूरे विश्व के समुदाय के लिए, मानवता के लिए। G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में संपन्न हुई है। तो हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 जो देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, पहले इसमें रूस भी था, तो G8 इसका नाम हो गया था। फिर रूस को बाहर कर दिया गया, तो फिर G7 हो गया। इसके विदेश मंत्रियों की बैठक लंदन, कहाँ संपन्न हुई? लंदन में, ब्रिटेन में। 47वां G7 शिखर सम्मेलन जून 2021 में यूके की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के वर्तमान अध्यक्ष ब्रुनेई दारुस्सलाम आदि के प्रमुख शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका जून में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। कौन? ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका, ये चारों जून में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वर्तमान में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स के अध्यक्ष, और वर्ष 2023 में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत बेहतर विश्व के निर्माण के लिए बहुपक्षीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पता है आपको, वर्ष 2023 में भारत मेजबानी करेगा G20 के शिखर सम्मेलन की, और ब्रिक्स का अध्यक्ष वर्तमान में भारत है, आपको पता है, ठीक है। तो 45वें G7 शिखर सम्मेलन 2019 की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ था? बिरिट्ज में हुआ था, फ्रांस में। 46वां G7 शिखर सम्मेलन 2020 में
संयुक्त राज्य अमेरिका में होना था, लेकिन महामारी चूँकि पेंडेमिक आ गया था, इस कारण इसका सम्मेलन नहीं हुआ था, आयोजन नहीं हुआ था। आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक हाल ही में आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान और सहयोग पर विचार विमर्श के लिए आयोजित तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय वैश्विक मंच की बैठक में भारत ने भाग लिया। पहली दो जो बैठकें हुई थी, पहले का आयोजन 2016 में अमेरिका में, ध्यान रखिएगा, दूसरे का आयोजन 2018 में जर्मनी में किया गया था। जो तीसरा आयोजन है आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय सम्मेलन का, इसका आयोजन आइसलैंड और जापान द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तो जापान चूँकि एशिया में है, तो यह पहली बार है कि एशिया में इसका बैठक आयोजित हो रहा है। इस वर्ष का विषय जो रहेगा, संवहनीय आर्कटिक के लिए जानकारी, नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक, इस वर्ष का विषय है। भारत और आर्कटिक के बारे में देखा जाए तो वर्ष 2013 से भारत को 12 अन्य देशों, जिसमें जापान, चीन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, स्पेन, नीदरलैंड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया के साथ आर्कटिक जो परिषद है, जो संगठन है, उसमें पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। भारत आर्कटिक से पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर वर्ष 1920 में हस्ताक्षर करने के बाद से जुड़ा हुआ है। जुलाई 2008 से भारत का आर्कटिक में नॉर्वे के स्वालबार्ड क्षेत्र के न्यालेसुंड में हिमाद्री नामक एक स्थायी अनुसंधान स्टेशन है, हिमाद्री नाम है उसका। भारत द्वारा जुलाई 2014 से कांग्स जॉर्डन फियोर्ड में इंड आर्क नामक एक बहुसंवेदक यथास्थानिक वेधशाला भी तैनात की गई है। कहाँ में? कांग्स जॉर्डन फियोर्ड में इंड आर्क नाम एक बहुसंवेदक यथास्थानिक वेधशाला भी तैनात की गई है। भारत का जो ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय समुद्री और जो राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा में स्थित है, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, वही इसका संचालन करता है। ठीक है, इन अनुसंधान स्टेशन का संचालन उसके द्वारा ही किया जाता है। UDID पोर्टल, ये दिव्यांगों के लिए एक पोर्टल बनाया गया है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके सभी राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 1 जून 2021 से ऑनलाइन मोड में अद्वितीय क्षमता पहचान यूनिक डिसेबिलिटी ID UDID जिसको बोलेंगे, पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया है। इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों का डेटाबेस तैयार करने और प्रत्येक दिव्यांग को एक विशिष्ट अद्वितीय अक्षमता पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि इनको जो सुविधाएं होती हैं विभिन्न, वो मिल पाएँ, इनको ज़्यादा परेशान न होना पड़े। विकलांग लोगों को सरकारी लाभ देने में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता को प्रोत्साहन इससे मिलेगा। कार्यान्वयन के सभी स्तरों अर्थात ग्रामीण, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की इसमें ट्रैकिंग भी की जाएगी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 को प्रतिस्थापित करता है। यह अधिनियम दिव्यांगता से संबंधित नियमों को विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ के अनुरूप बनाता है। उल्लेखनीय है कि भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। इसके बारे में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में पूछा भी जा चुका है आपके GS के पेपर में। डॉगी 1 मिशन टू द मून। डॉगी 1 क्या है दोस्तों? डॉग कॉइन है। ठीक है, जिस तरह से बिटकॉइन एक तरह का ये क्रिप्टो करेंसी है, तो एक मिशन है टू द मून जो कि पूरी तरह से बिटकॉइन में इसमें इसकी जो वित्तीय आपूर्ति की जाएगी। तो स्पेस एक्स जो है डॉगी 1 नामक एक उपग्रह लॉन्च करेगा जो पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी के द्वारा वित्त पोषित होगा। यह डॉग कॉइन के साथ भुगतान किया जाने वाला पहला वाणिज्यिक पेलोड है। इस उपग्रह को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। डॉगी 1 को फाल्कन 9 में लॉन्च किया जाएगा। फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा।
डॉग कॉइन की बात करें तो अप्रैल 2021 में 800% की इसने छलांग लगाई है। बहुत सारे शेयर भी इसमें आए हैं। यह अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी डिजिटल मुद्रा है। यह मूल रूप से क्रिप्टो करेंसी है। यह 2013 में रिलीज हुई थी IBM के इंजीनियरों के द्वारा। तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी डिजिटल मुद्रा है ये डॉग कॉइन। आयुष वितरण अभियान में शामिल काबासुरकुदिनीर किस चिकित्सा पद्धति की एक दवा है? ध्यान रखिएगा, ये सिद्ध जो चिकित्सा पद्धति है उसकी एक दवा है काबासुरकुदिनीर। आयुष मंत्रालय कोविड रोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए पॉली हर्बल आयुर्वेदिक दवा आयुष 64 और सिद्ध दवा काबासुरकुदिनीर वितरित करने के लिए एक बड़े पैमाने पर देशव्यापी अभियान चला रहा है। केंद्रीय अनुसंधान परिषद द्वारा कोविड-19 रोगियों में काबासुरकुदिनीर की प्रभावकारिता का अध्ययन किया जा रहा है। RBI किस प्रकार के बैंकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन आयोजित करने जा रहा है? तो लघु वित्त बैंकों के लिए, जो लघु वित्त उपलब्ध कराते हैं। रिजर्व बैंक हर महीने रेपो रेट पर लघु वित्त बैंकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के लिए नीलामी आयोजित करेगा। यह प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपए तक का ताज़ा ऋण देगा और लघु व्यवसाय इकाइयों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्रों की संस्थाओं का समर्थन करेगा। यह सुविधा 31 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।